बहारों फूल बरसा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। परवेज रशीद साहब ये प्रेस क्लब है तो सभी लोग जानते हैं। वैसे तो ज़ाहरी तौर पे तो ये हुक्मरान पार्टी से इनका ताल्लुक है, वो है भी दिलो जान से। ये जिसके साथ भी होते हैं दिलो जान के साथ ही होते हैं, लेकिन इनकी यहाँ ये रेलेवेंसी है कि ये मोहम्मद रफ़ी लवर हैं और म्यूजिक के जो लोग हैं वो जाती इनके दोस्त हैं। उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, गुलाम अली साहब सब इनके दोस्त हैं। परवेज साहब जो है मल्टी डायमेंशनल और मल्टी कैप्सूल टाइप शख्सियत है हमारे लिए, तालियां। और जनाब खालिद अब्बास डार साहब जलवागर है, मुमताज बेगम साहिबा, अखलड़ी बदोबदी और सैकड़ों गीत और काम भी एक्टिंग भी लाजवाल की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाई है। इंतहाई रेलेवेंट इसरार चिश्ती साहब, आदम चिश्ती साहब के फर्जंद और फाइन आर्ट से म्यूजिकोलॉजिस्ट। मैं इस प्रोग्राम का आगाज करूंगा। सबसे जो यहाँ इस वक्त मुझे जूनियर आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं वो है सोनू अबूजर सोनू। वो आके मोहम्मद रफी साहब को एक नगमा जो है और स्थाई अंतरा पे ज्यादा मजे नहीं लेने, एक स्थाई अंतरा जो है वो पेश करें। जहां से पूरी जिंदगी आए तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले, हमको भी साथ ले, हम रह गए दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले, हमको भी साथ ले, रह गए। दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले, हम रह गए अकेले। मेरे पास कुछ फैक्शन फिगर है कि मोहम्मद रफी साहब का नाम पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया कि 25,000 गाने गाए उन्होंने, लेकिन जिन लोगों ने रिसर्च की है वो उनका ये कहना है कि साथ जो प्रूफ वो देते हैं कि रफी साहब ने जिंदगी में 7,405 गाने गाए हैं, और ये भी कोई हरफे आखिर नहीं है, ये मैक्सिमम सच्चाई ये है कि 7,405 गाने उनके बनते हैं। और 18 ज़बानों में रफी साहब ने गाया है, जिसमें उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, इंग्लिश, फारसी, अरबी, तेलुगु, भोजपुरी, उड़ीसा और दूसरी जुबानें भी होगी। और मोहम्मद रफी का आखिरी गीत, मोहम्मद रफी साहब का जे ओम प्रकाश ऋतिक रोशन के
नाना, और उनकी फिल्म थी, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने वो कंपोज किया गाना, आसपास फिल्म, और आनंद बख्शी उसके शायर। बेस्ट सिंगर ऑफ मिलेनियम उन्हें 2001 में अनाउंस किया गया, और रफी साहब को जिंदगी में अफसोस भी रहा, बाज़ औक़ात उन्हें दुख भी हुआ कि चल उड़ जा रे पंछी जब उन्होंने भाभी फिल्म के लिए गाया, तो ये पहले गाना तलत महमूद साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। और बाज़ औक़ात होता ही है कि एक दफा जब रिकॉर्ड गाना कर लिया जाता है तो कुछ वीटो कर जाए कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, तो वो रीडू गाना, ये चलता रहता है सिलसिला। क्योंकि रफ़ी साहब एक बहुत नेक रूह थे, और उन्होंने ये गम भी जिंदगी में पाले कि भाई मेरा साथी है तलत महमूद, और अगर उसकी आवाज में हो गया था रिकॉर्ड तो ये नहीं होना चाहिए था। फिर एक नौशाद साहब की फिल्म का आदमी का कैसी हसीन रात है, ये रफ़ी साहब और तलत साहब का ड्यूट था। तो ये बाद में रफ़ी साहब तो रहे इस गाने में, महेंद्र कपूर साहब को शामिल किया गया तलत साहब की जगह पे, और 1942 से 1980 तक गाए हैं। और ये बनते हैं, कितने साल बनते हैं, 1942 से 1938 देख लें, ये है 13,870 दिन बनते हैं। तो रफ़ी साहब के कैरियर में बहुत सारा ज़माना वो रहा है जब वो एक गाने की 15-15 दिन रिहर्सल करते थे, और उस दौरान कोई गाना नहीं होता था। तो यानी वो जो बहुत उन पे रश पड़ा है रफ़ी साहब पे, वो एक 15 साल, 16 साल, 18 साल, जब शायद उन्होंने 2-2, 3-3 गाने किसी दिन गा लिए होंगे। तो ये इस तरह से ये लोग जो कम रिसर्च पे बिलीव नहीं करते, वो इस तरह के मीडिया और जर्नलिस्ट कह देते हैं कि जी 25,000 गाने गाते फलाने ने, 27,000 गाने गाते। तो ये रफ़ी साहब जो है वो आप देख लें कि जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उनका काम उतना कसरत से हुआ है, और उनके जो गाने हैं वो 7,405 गाने हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मसूद बुखारी साहब रफ़ी लवर है और बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने रिसर्च करके दी है। मेरी अपनी भी जिंदगी की 40-45 साल, और हमारा जो बेस है, जो हमारा बेस डाटा है, वो है खालिद अब्बास डार साहब। खालिद अब्बास डार साहब के लिए भरपूर तारीफ। आगा साहब आए हैं जी, आगा साहब मिंटो के मामे के बेटे ने, आगा सुहेल साहब गुजराले तशरीफ ले आए ने, बहुत म्यूजिक लवर ने, और एडे बड़े दानिश्वर ने कि भूमि बाटर का दोस्त है। आगा साहब मेरे बहुत बड़ी है, मेरे दोस्त ने गुजराले को लड़कपन में इन्होंने कहा कि रोशन साहब के बेटे राजेश रोशन ने जो जूली फिल्म का म्यूजिक दिया है, वो एंग्लो इंडियन जो कल्चर है उसका बेहतरीन मेलोडी है। तो कोई परवेज साहब को 20 साल बाद मुझे मौका मिल गया, राजेश रोशन से मैं मिला बॉम्बे में, तो मैंने उन्हें ये अपना फीडबैक दिया। तो बहुत प्यार से उन्होंने मुझे कहा जी कि बड़ा अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि जी मेरे दोस्त है आगा सुहेल गुजरांवाला से, तो ये उनकी दाद है। तो मैं अब चाहूँगा कि सलीम बज़मी साहब टेक्निकली आके, क्योंकि परवेज रशीद साहब ने मुझे कहा था कि यार परवेज रशीद साहब ने कहा यार थे मैं लोगों को सुनाऊंगा कि मोहम्मद रफ़ी ने ग्रामेटिकली बयान करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक समरी जो है छोटी सी आप आके, क्योंकि सलीम बज़मी साहब रेडियो जो है बहुत मुस्तनद अदारा है मौसीकी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मोहम्मद रफ़ी साहब बर्रे-सगीर की प्लेबैक सिंगिंग का एक बड़ा नाम है, और ओरिजिनल और साहिबे उसलूब सिंगर है। मैं ओरिजिनल सिंगरों से समझता हूँ क्योंकि मेरा 24 साल तजुर्बा है कि रेडियो पाकिस्तान में मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन की, और तकरीबन आपके मुल्क के जितने भी बड़े गायक हैं वो सब मेरी प्रोडक्शन में गाए। एक होता है साज, और हर साज का
अपना बाज होता है। जैसे सरंगी है, उसका अलहदा बाज है, फ्लूट है, उसका अलहदा बाज है, और बेस फ्लूट है, उसका अलहदा बाज है। तो बाज सिंगर्स को कुदरत ने इन साजों के बाज दिए गले में। जैसे लता जी का जो गला है वो सरंगी का बाज है, और मोहम्मद रफी साहब का जो गला है उसमें कुदरत ने बेस फ्लूट का बाज दिया उन्हें। उनका गाना सुने, अल्फाज को आप थोड़ा सा अपने ज़हन से महव कर दें तो ऐसे लगता है जैसे उनका गाना जो है ना एक बेस फ्लूट बज रही है। दूसरा, उनकी आवाज की जो रेंज है वो बहुत टीप के सुरों में बहुत अच्छा प्ले करते हैं, और उनका तलफ़ुज़, उसके पीछे उस दौर के जो मूसीकार थे फिल्म इंडस्ट्री के, उनका बड़ा हाथ है। क्योंकि जब वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में ऑडिशन के लिए तशरीफ लाए तो इन्होंने ये कहकर उनको मुस्तरद कर दिया कि अभी आपकी आवाज पुख्ता नहीं है, आप प्रयास करें। लेकिन जब वो यहाँ से इंडिया गए तो मुख्तलिफ मौसीकारों से मिले, खासकर नौशाद अली साहब जो मौसीकारे आजम कहलाते हैं, उन्होंने बहुत काम लिया उनसे, बाकी मौसीकारों ने भी लिया। उन्होंने हर टाइप का गाना गाया, कवाली भी गाई, फिल्मी सेमी क्लासिकल गीत भी गाए और लाइट गीत भी गाए। उन्होंने अपना एक उसलूब पेश किया, और पूरी वर्ल्ड में जहां जहां भी उर्दू हिंदी समझी जाती है बोलने जानते हैं। टेक्निकली जैसे मैंने बताया कि अगर आकार की बात की जाए तो एक दफा मास्टर मंजूर हुसैन साहब से मैंने पूछा कि प्लेबैक सिंगर्स में से आपको किन का आकार ठीक लगता है, तो उन्होंने सिर्फ दो नाम लिए, एक लता जी का और एक मोहम्मद रफी का, कि इनके आकार जो है ना ये उनकी नजर में सबसे अच्छे हैं। रफी साहब आकार का गाना गाए। हम टेक्निकली आवाज में 4-5 चीजें हैं जो देखते हैं सिंगर्स की। नंबर 1 सुर, नंबर 2 लय, नंबर 3 तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है उसका, और नंबर 4 अदायगी, फीलिंग्स। तो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये चारों चीजें बगैर मौजूद थी। गुलाम अली साहब कहते हैं कि एक दफा मैं इंडिया गया, जब पहली दफा, तो मुझे मोहम्मद रफी साहब का फोन आया कि पाजी कितने हो। मैंने कहा जी मैं तो होटल हाँ, तो मैं आ रहा, तुसी खाना मेरे नाल खाना। कहते हैं मैं सुबह सुबह तैयार हुआ, आ गए, मुझे लेके घर चले गए, खाना खिलाया, और कहते हैं कि आज मेरी रिकॉर्डिंग है फलां स्टूडियो में, तो मेरे साथ चलना। तो मोहम्मद रफी साहब कहते हैं कि उनके साथ, मोहम्मद साहब कहते हैं कि उनके साथ चला गया। लेकिन इतने मेहमान नवाजते मोहम्मद रफी साहब की, कहते हैं मैं खाने के बाद हाथ धोने गया, जब बाहर निकला तो टॉवल हाथ में लेकर खड़े थे कि फिर सब हाथ साफ कर लीजिए। उसके बाद गए जी स्टूडियो, और वहां पे कहते हैं कि मुझे ना ट्रैक हो चुका था, और मुझे सिंगर रूम में उन्होंने चेयर डाल दी कि ये माइक में खुद खड़े हैं, तो मैं इधर साथ ही चेयर पे बैठा हूं, और माइक पे वो गा रहे हैं और मुझे यहाँ पे आवाज सुनाई नहीं दे रही कि क्या गा रहे हैं। लेकिन जब गाना खत्म हुआ 8-10 मिनट में, तो कहते हैं भाजी चलिए। मैं कह रफी साहब तुसी मैनू भाजी क्यों कहते हो जबकि तुसी मेरे नाल वड्डे हो? ते कहंदे नहीं, काम में तो तुसी साडे भाजी हो ना। कहते हैं जब हम वो उधर गए जहां पे वो पैनल था,
तो मैंने कहा कि जरा सुन ले मौना। जब उसने फेडर खोला तो ये मोहम्मद रफी साहब का सुर इतना बड़ा और साफ सुथरा, तो मैंने ऊपर देख कर कहा कि तेरी तो जान है। तो ये कुछ मुख्तसर मेरा सुर बजमी साहब जाहिर है मौसीकी के प्रोड्यूसर हैं और एक अरसे से, और ऐसे प्रोड्यूसर हैं रेडियो के मैंने देखे हैं प्रोफेशनल, जो वहाँ हायरार्की होती है, ऑफिसर हायरार्की, वो भी जजमंदी गा लेंगे ने गुलकली का उन्होंने भी पता होता है 5 सुरों का राग है। और मैं जब भी बजमी साहब के कमरे में गया हूँ तो बाजा खुद बजा रहे होते हैं। देखो ना, मौसीकी पे बात करके ही लोग जो है वो बहुत स्नोबिश बने होते हैं कि जी हम बात कर रहे होते हैं। तो जो लोग कर लेते हैं, बजा लेते हैं, गा लेते हैं। फिर इसकी एक्सट्रीम है कि अमीर अली खान भी गाए, उस्ताद सलामत खान भी गाए, बरकत अली खान साहब भी गाए, और दूसरे जो गाने वाले, तो चौधरी इत्तेजाज साहब भी गेट पे पहुंच गए हैं। वो मैं चाह रहा हूँ कि उनको रिसीव कर लें हम। मेरे पास कुछ और जो मसूद बुखारी साहब और मेरी रिसर्च है वो उसमें मैं थोड़ा आपकी समाखराशी करूं। टोटल जो पोइट्स हैं जिन्होंने रफ़ी साहब के लिए लिखा है, सोरवर्दी इसमें इंटरेस्टेड होंगे, 278 पोइट्स हैं जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए लिखा है। मजरू सुल्तानपुरी साहब के 393 नगमात हैं। आनंद बख्शी साहब इस पे सेकंड नंबर पे 375। राजेंद्र कृष्ण 351। हसरत जयपुरी 303 नगमात लिखे। शकील बदायूनी 239 यानी 239 सॉन्ग लिखे। साहिर लुधियानवी 202 नगमात। और फिर है प्रेम सुबहान 165। भारत विसास 159 159 सॉन्ग लिखे। और कमर जलालाबादी 146 गाने उन्होंने लिखे हैं। और आप ये देखिए कि मजरू सुल्तानपुरी साहब, मैं एक दफ़ा बम्बई में था तो मजरू सुल्तानपुरी के नवासी और नौशाद साहब का नवासा था, उनकी आपस में शादियां हो रही थी। तो पुरानी सारी एक्ट्रेसेस जो हैं जितनी भी जिंदा थी, निम्मी साहिबा और सब वहाँ थी। और एक ग्रेट जो हमारा बचपन का नॉस्टैल्जिया लड़कपन का, वो सारा हमें वहाँ नज़र आया। और मजरू सुल्तानपुरी का साहब का घर जो है, बच्चे और पूरा माहौल जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त, जो हम कंसीव करते थे छोटे छोटे क्लिप्स में उनका इंटरव्यू सुन के जो एक नक्शा बनाया हुआ था। चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं और बाकी जो मेहमान पहले से बैठे हैं, मेरी कुछ रिसर्च है। टोटल जो म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने कंपोज किया मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए 267 है, यानी 267 म्यूजिक डायरेक्टर। उर्दू में ये 233 फिल्में बनती हैं, 233 मौसीकार बनते हैं, और 267 जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस भी जो है। अच्छा, इनमें सब पे टॉप में है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्होंने 391 गाने रफ़ी साहब के लिए कंपोज किए, अरेंज किए। उसके बाद है शंकर जयकिशन। शंकर जयकिशन जो है सीनियर है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के। तो यहाँ होटल में बैठे हुए थे जावेद अख्तर साहब और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। तो उन्होंने कहा जी कि बहरहाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का अपना भी बहुत काम है, लेकिन ये एक्सटेंशन है शंकर जयकिशन की। तो शंकर जयकिशन साहब ने 373 गाने। फिर है चित्रा गुप्त 268 268। रवि साहब 256 गाने। ओपी नैयर 203 गाने। कल्याण जी आनंद जी पीते पीते कभी कभी राम और दूसरे सुख में सब साथी 169। मदन मोहन द ग्रेट मदन मोहन 157 157। और फिर नौशाद अली नौशाद आजम जिन्हें म्यूजिक डायरेक्टर कहा गया 156 गाने। एम दिता 124 और आर डी बर्मन ने जो है 123 गाने। और ये साथ साथ ये भी चलता रहा है कि आर डी बर्मन साहब भी किशोर कुमार साहब से बड़ी थी, दोस्ती भी बहुत थी। तो मैं अब चाहूंगा आनंद बेग साहब अब
दो नगमात पेश करें, फिर उसके बाद जो है फिर दोबारा आज में एक साथ तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो था तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो था तुझे। कोई नगमा कहीं गूंजा कहा दिल में ये तो आई, कहीं चटकी कली कोई ये समझा तो शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाए जुल्फ लहराए, लिख जो था तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो था तुझे। रंगी अदा रंगी ये इठलाना ये शर्माना ये अंगड़ाई ये तन्हाई ये तरसा कर चले जाना, बड़ा लेगा नहीं किसको जवा जा तू ये दीवाना, लिखे जो था तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो था तुझे। जी टिमिथी जी 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 बिल्कुल आ रही है। मैं थोड़ा आपको थोड़ा आधा मिनट लूँगा कि यहाँ कौन लोग बैठे हैं। बता दूँ मैं आपको कि हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं परवेज़ रशीद साहब, सेनेटर हैं, और हमारे वज़ीर दाखिला रहे हैं चौधरी एजाज हसन साहब। दुनिया के जो 5 ज़हीन लोग वो किया गया सर्वे, उसमें चौधरी एजाज हसन साहब शामिल हैं, और टूवर्ड्स इंडिया हमेशा उनकी सियासत ये रही है कि इंडिया हमसाया मुल्क है और बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए। मैडम मुमताज़ हैं, वेटरन एक्ट्रेस हैं, हीरोइन हैं, और आप ये समझिए कि यहाँ शर्मिला टैगोर बैठी हुई हैं उनकी शक्ल में, और एक और हमारी हीरोइन है निशो बेगम। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो इनका अपना रेफरेंस ही बहुत है, निशो बेगम नाम ही बहुत काफ़ी है। ये ऐसे ही है जैसे आप ये समझें कि जिया बहादुरी यहाँ बैठी हुई हैं। तो और भी लोग हैं, खालिद अब्बास डार साहब हैं, ये सब आर्टिस्टों के अब्बा जी हैं, गाने वालों के भी, और भी सारे यहाँ। तो आपको बहुत बहुत जी आयान, मैं आपका तारफ़ करवा चुका हूँ। मैं पूछना ये चाहूँगा कि जुलाई में आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की 1980 में एक कॉल आई थी कि कुड़िए तैयार हो जा, तेनू शहर लाहौर लेके जाना है। वो वाक़या सुना दीजिएगा। पहले आप हमारे हाल में लोग जो बैठे हैं उनसे मुखातिब हो जाए। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से आदाब। हाँ जी, मैं मुश्ताक मकबूल बोल रही हूँ, और जुलाई वाली बात आपको मैं बतला दूँ। इस 22 जुलाई को रफ़ी साहब का मुझे आंसू की बात होना था, तो वहाँ
उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो, सितंबर में हम लोग पाकिस्तान होते हुए गल्फ टूर पर जाएंगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और मैं इतनी खुश हो गई थी कि उस वक्त मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मेरे गुलाम अली साहब पे मिलूंगी, मेहदी साहब पे मिलूंगी और मैडम नूरजहां से मिलूंगी। बहुत ही एक्साइटमेंट थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 दिन बाद इस बात का इंतकाल हो गया और मैं बहुत उदास सी हो गई। और क्या बताऊं, कि मैं आज पूरे 45 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन आज भी ऐसा नहीं होता है कि साहब मेरे साथ बिल्कुल मेरे साथ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया। टिमोथी जी, बहुत तालियां बज रही हैं, बहुत तालियां बज रही हैं। और कोई मैं ये चाहूँगा कि मोहम्मद रफ़ी जैसे आपसे पंजाबी में बात करते थे, कोई वो भी छोटी सी बात सुना दे कि वो पंजाबी कैसे बोलते थे। और आप तो ज़ाहिर है महाराष्ट्र से हैं, आप तो उर्दू ही और हिंदी बोलती होंगी। जी प्लीज़। जी बिल्कुल, आपको मैं बताऊँ कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मेरी पूरी फैमिली में मराठी बोली जाती है, लेकिन साहब के साथ में 8 साल की उम्र से थी और साहब ने मुझे मराठी बोलने ही नहीं दिया। उसने कहा बेटा उर्दू में बात करो, उर्दू सीखो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में उर्दू की सारी फिल्म उर्दू की है। मैंने उनसे यही सीखा आ रहा है, उर्दू की दानदार वो भी ये साहब को उर्दू में उनके गाने की तरह मदन जी भी बनते थे। तो टिमोथी जी, एक सवाल आपसे, मैं कल गाना सुन रहा था उनका, पीते पीते कभी कभी यूँ जाम बदल जाते हैं, और फिर और भी जो दिलीप साहब पे वो शराब पिए हुए गाने, वो तो इलायची वाली चाय पीते थे, तो शराब वाले गाने कैसे गा लेते थे? यही तो खासियत थी उनकी, कोई वो शराब नहीं बोलते ना, कभी सिगरेट पी ना कभी पान खाया उन्होंने, और लड़की की तरफ वो देखते ही नहीं जो उनके साथ में रहती थी। तो ये है आपका कैरेक्टर इतना था, इतना अच्छा था। चले टिमोथी जी, बहुत मेहरबानी कि हम ये समझते हैं कि आप ज़ाहिर है उनकी बेटी भी हैं, बेटी बनी हुई थी, उनकी शागिर्दा भी हैं और उनकी साथी कामरेड भी रही। आपने साथ दुनिया घूमी, गाए लता जी के गाने, आशा जी के गाने और अपने भी गाने। तो लाहौर आपको इस वक्त जो है वो 21 तोपों की सलामी और सलूट। बहुत शुक्रिया। मैं खालिद तो बहुत शुक्रगुजार हूँ खालिद भाई की मैं, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं उनको 2 in 1 कहती थी। जी, तो वो दिलीप साहब की तरह दिखते हैं और दिलीप साहब की तरह गाते हैं। अरे खालिद भाई की मार्केटिंग हो गई, कह रहे हैं दिखते दिलीप साहब की तरह हैं और गाते रफ़ी साहब में। टिमोथी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं ये चाहूंगा कि इस वक्त जो है अपने घर की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और खान साहब नुसरत फतेह अली खान के साथी और अब एक अरसे से उस्ताद राहत फतेह अली खान के साथ झंडे गाड़ते हैं और खुद एक बहुत बड़े खानदान से है। इनका जो है फादर इन लॉ एम अशरफ साहब मौसीकार और भाई जो है इनके एम अरशद साहब, जिन्होंने रेवोल्यूशन बर्पा किया था। मस्क कलंदर के जो फ्यूजन है वो एम अरशद की बदौलत है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने उसकी ट्यून बनाई थी, अरेंजमेंट जो है वो एम अरशद साहब का है। तो एम अरशद साहब भी उतने ही बड़े आदमी हैं, तालियां। और मैं चाहूंगा कि राशिद अली खान साहब आके रफ़ी साहब का जो ऑर्केस्ट्रा में फेवरेट साज होता था वो सैक्सोफोन।
दार साहब तो ते इत्थे जड़ा है स्कूल में कोई सीनियर नहीं लेगा है जी शैतान भी दार साहब का जूनियर है एक सेशन गवर्नमेंट कॉलेज खालिद अब्बास दार साहब जनाब चौधरी एतजाज साहब परवेज रशीद और मेरे अपनों यार ये अजीब किस्म की एक मजलिस बना दी है ताहिर सरोवर मीर साहब ने। मैं तो सुन्नी आदमी हूँ, सुन के मैं यकीन करता हूँ। रफ़ी को मैंने सुना और मुझे यकीन है कि मेरे कान मैं सुनवैया बहुत अच्छा हूँ। और क्योंकि मेरे बाबा जो थे मेरे, वो नुसरत फतेह अली के बाप थे, मुबारक अली फतेह। मैं 56 में रेडियो पे जब गया तो मैं 10 साल का बच्चा था। अब भी मैं बच्चे ही हूँ क्योंकि उस उम्र में आ गया हूँ कि अथ पथ नहीं रहता की कहना की नहीं कहना। तो वो मुझे कहा करते थे कि पुत्र सुनवैया गवैये का पनवैया होता है। तो अब बच्चा जो है, बच्चे के ज़हन में जो बात फंस गई है, वो उम्र ऐसी होती है कि जो बात रिसीव कर ले ज़हन, बच्चा नहीं वो दिमाग से बैठ गई। तो मैं हाँ यार पनवैये की तो बड़ी इज्जत होती है, किड्डा भी बेकार क्यों ना हो। उस फैमिली च बड़ी भाईजान आ गए, भाईजान तो भाईजान एवं झूठ ही कही आ रहे हो गए ना, ठीक हो गया आना बेचारे रुल गए होंगे ने सारे काम कर एवं रंगबाजी चो भनूजा मशहूर हो जाता है। यार सुनना किते आ जाए ना, अल्लाह करे। मैं ईमान नाल बहुत अच्छा सुने, बड़े गुलाम अली खान भी सुने, मैं 55 मुनव्वर अली खान भी सुने, दस्ती जिंदा सही सेठी साहब जिंदा सुने टेप रिकॉर्डर ते नहीं। ते अज दा ते गवैया जिस तरह का मर्जी होवे, खान साहब ट्विटर खान जेडे ने वो जिसले संगत च होण दे ते वो गवैया होर तरह का हो जाए। तो मैं रफ़ी को सुने, बहुत अच्छा रफ़ी को सुना। रफ़ी एक अहद का नाम है, वाह वाह वाह, एक दौर का नाम है। 50 में तो मुझे गाने का नहीं पता था, 60 में मुझे पता चल गया था, और 60 से लेके 80 तक रफ़ी मैंने सुना, जब जब कभी सुना। एक दफे मैंने पढ़ा भी कि रफ़ी ने गाना रिकॉर्ड किया है, नैन लड़ गई रे, तंबी चुक के सलवार ऊंची करके उन्हें रिकॉर्ड कराया। मैं तो यार ये पानी खड़ो के गाया रफ़ी, वजह की सलवार क्यों चुकी। वो फिर जरा सी होश आ गई हुई थी। तो रफ़ी की क्वालिटी आपको बताऊं कि रफ़ी वाहद आर्टिस्ट था कि जिसके पीछे प्लेबैक करता था लगता था कि ये कोई एक्टर गा रहा है, मेरे पीछे कोई नहीं गा रहा। कई दफे ये हुआ कि दोस्तों में बैठ गए, उन्हें कहा यार वो राती वो अपना वो जड़ा हीरो सी उन्हें गाना बहुत अच्छा गाया, पिछली फिल्म च नहीं सी वो चंगा गाउन लिया, पिछली फिल्म च शायद
मुकेश की होएगी आवाज, एने चीजें रफी की आवाज है तो चंगा लगा। रफी जो है उसको इन्फेक्शन हो जाती थी उस किरदार की, उस एक्टर की, उस हीरो की जिसने वो प्ले करना है स्क्रीन पे, और वो उसको कंसीव कर लेता था और उसी तरह वो पैंटोमाइम करता था, उसी तरह वो गाता था, उसी तरह वो बोलता था, उसी तरह वो सारे एक्सप्रेशन ले आता था जिस तरह वो हीरो बोल रहा है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे तो टेक्निकली का कोई पता नहीं है, मुझे तो मौसीकी की कोई समझ नहीं है, क्योंकि इन मौसीकी दानों ने, ये मौसीकी के जो आलम गुजरे हैं उन्होंने मुझे सिखाया कुछ नहीं है, ना किसी को सिखाते हैं। मर जाते फिर याद रहता है कि बिश्ती ने बहुत अच्छा कांगड़ा एक बार गाया बस, क्योंकि मैंने सबसे पहले रोशनारा जो मलका मौसीकी थी 58 में उन्होंने गाया, रेडियो पुराना जो था वर्नर हाउस के सामने। तो मैं कहा अम्मा आप मुझे शागिर्द बना लो, तो अम्मा ने जवाब दिया बेटे मर्द औरत की शागिर्दी में भला नहीं लगता। तो मैं कहा यार ये तो बड़ी औरतें ठीक ही कह रही है। तो फिर मैंने बड़े देखे यानी आलिम लोग जिन्होंने नहीं बताया और ना कोई बताता है, ये अपने तौर पे आ जाए तो आ जाए। रफ़ी में एक खूबी थी जो आम गवैये में नहीं होती, अल्लाह ने वो अता की हुई थी, और वो स्टाइल तो कोई लफ्ज नहीं है। उसकी आवाज को अगर 3 हिस्सों में करें तो जैसा अच्छा बेस रफ़ी का था मैंने और कहीं नहीं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो था भी, मेरा मतलब हकीकत की बात कर रहा हूं। ही वॉज ए ग्रेट सोप्रानो, हाई पिच नोट्स पे इतना अच्छा गाता था और बेस भी बहुत अच्छा था। हाई पिच पे तो बहुत सारे लोग गाते हैं, नुसरत फतेह अली ने बहुत गाया, 8 साल उन्हें बिल्कुल झंडे गड्ढे ने पूरी दुनिया च और हाई पिच नोट्स पे गाता रहा है, मगर नुसरत को बेस नहीं सीगा, वो पता नहीं किस बेस पे गा गया है ना, मेरी समझ तो बात। द थिंग इज कि आलिम जरूर था बट ही गॉट हॉकर्स वॉइस, मेलोडियस भी नहीं सी नुसरत। नुसरत का कोई मैच नहीं में है, मगर मैं अपनी गल करना पे जो मैं सुने, जो मैं रिसीव किया, जो मैं फील किया। रफ़ी के पास बेस बहुत अच्छा था, हाई पिच नोट्स पे बहुत अच्छा था, और अगर मिडिल में आप उसको देखो तो वो भी कमाल का था, और अगर नेजल कॉर्ड उसके देखो तो वो भी कमाल के। 4 डिफरेंट पोर्शन, तो एक गवैये में 4 डिफरेंट पोर्शन, 4 डिफरेंट क्वालिटीज सिर्फ रफ़ी में थी, और ये अल्लाह देता है और कोई नहीं देता। वो बड़ा अल्लाह वाला था। और अगर उसने भजन गाया तो मुझे ऐसे लगा कि वो हिंदू गा रहा है कोई, बिल्कुल उन्ना चो लगा है। नात तो खैर उन्हें नहीं मैं सुनी, क्योंकि नात आस्ते और कोई टाइम नहीं सी, अजान आस्ते और कोई टाइम हैगा सी। उन्हें अल्लाह के घर जाके खाने काबे च अजान दी, जी बड़ी मुश्किल बादशाह ने मनी कि असी किसी आउटसाइडर नूं या किसी मेरा मतलब इत्थे नहीं देन देंदे, बहरहाल अप्रूव हो गया, उन्हें दी अजान। रफ़ी बहुत अच्छा गवैया था, बहुत कमाल का गवैया था, और बहुत अच्छा इंसान, बड़ा शफीक आदमी। मैं मिला नहीं उसको, मगर बहुत शफीक, बहुत अल्लाह वाला और बहुत हमदर्द। खान साहब वहीद खान को, खान साहब मेरा ख्याल है अब्दुल वहीद को, हाँ निज़ामी साहब की मैंने गल याद है कि तैन पता है खालद रफ़ी भी मेरे को पुछता रहा, मैं रफ़ी भी दसिया, तो निज़ामी साहब के भी शागिर्दों में गिना जाता है, क्योंकि एक आध दफ़े आया होगा यहाँ पे, मुझे नहीं पता जब भी आया नहीं आया। तो खुशी मुझे ये है कि जैसे लता ने तवाइफ से गाना छीन लिया था, लता से पहले वसीम नहीं, लता से पहले जोरा बाई, अख्तरी बाई, नैती बाई, नसीरा बाई, बुढ़ी बाई, ये सारियाँ बाइयाँ गाउंदियाँ सन। अब लता जब आई ना तो उसने उन बाइयों का कह दिया कि बाईस बाई बाई, अब मैं गाऊंगी और सिर्फ मेरे साथ स्टैंड बाई होगी और कोई नहीं होगी। तो ये लता की क्वालिटी है, उसने तवाइफ से गाना छीन के बताया कि मुझे गाना आता है। तो रफ़ी ने कस्बियों से गाना छीन के बताया कि मैंने गाना आता है। अल्लाह उनको सलामत रखे। और ये सारे, अब ये कितने गया राशिद यार, देख तो सारी पूरी पब्लिक उधेड़ती है तू फड़ के, रफ़ी वाले पासे हुण जान ही नहीं दिया, क्योंकि तेरा भी बड़ा साज जड़ा गमज़द है। मैं 63-64 च गया लंदन, ते मेरा बड़ा शौक सी मैं सैक्सोफोन सीख लवां, ते ना सैक्सो सीखी ते ना फोन सीखिया। नहीं हुण तो सिग्नल नहीं आउंदे, हुण की सीखना है हुण तो।
ये देखे अल्लाह के सदके जाऊं कि अल्लाह कैसे सबब बनाता है कि नुसरत ने क्या किया कि जो रवायती साज थे, नहीं रवायती साज नुसरत ने छोड़ के उसने बिल्कुल ऑर्केस्ट्राइजेशन जो थी वो वेस्टर्नाइज कर दी। अब कव्वाली ने सारी ज़िंदगी सफ़र किया है क्लारनेट के साथ, सारंगी के साथ, हारमोनियम के साथ, उन्हें विच कीबोर्ड ले आंदा, सैक्सोफोन ले आंदा। तो ये सैक्सोफोन जो है ना बड़ा दावती साज है। एवें ही मेरा मतलब है दिल करता है कि सुन लीजिए यार ये की कहन दिया भाई है जड़ा गाउन दिया, मगर ये जो है ना ये अट्रैक्ट करता है कि यह गवैये नूं सुनो तुसी। तो रफ़ी भी ज़हीन आदमी था जड़ा अदरक छिल लैंदा, उन्होंने होर मेरा मतलब है मुश्किल काम की लगता होएगा। तो ये सैक्सोफोन बहुत अच्छा साज है। मेरी दुआ है कि अल्लाह राशिद कोई यार बच्चे ट्रेंड करो, मेरा मतलब है ये बाद मतलब है कस्बियां दे बच्चे जड़े ने, बिश्ती का पुत्र है यार साडा, यार तू गा लै और सिखा रहे हैं मैनू दस बजाण नूं, ते मेरा मतलब है पता नहीं कौन कौन बजाता है जी। जानी एक स्कूल बनाओ ऐसा, क्योंकि अकेडमी नहीं बनी मेरी म्यूज़िक दी ना अदाकारी दी, तो साज दी बना लो एक। बाकी बज़मी साहब जड़े ने माशाल्लाह बड़े मुस्तनद आदमी ने, प्रोग्राम मैनेजर ने रेडियो दे और मौसीकी की सारी उम्र, और कहते ने बेस फ्लूट वर्गी आवाज़ सी रफ़ी दी। तो भैड़े बांस वाली जी बेस फ्लूट होंगी उसकी आवाज़ एड्डी चंगी नहीं होंगी, बेस जरूर अच्छी सी, फ्लूट वर्गी नहीं सी। इस तरह की तालियों के डार साहब जो हैं वो फाउंडर है। डार साहब की परफॉर्मेंसेस पे जो है फील्ड मार्शल वो अयूब खान और नवाब आलाबाग और पता नहीं कौन कौन लोग इनकी ऑडियंस रहे। और अब भी जो अदरक छीलने वाली बात है, सारे ठाड़ियां ने मेरे हाल देखे कि डार साहब की कह गए। तो डार साहब का बोलना भेत अंदर दानिशमंद नु गौर जरूर यारो, वारिस शाह का जो शेर है इसमें मैंने डार साहब लगा दिया। तो मैं चाहूँगा कि सारा ताहिर गवर्नमेंट कॉलेज से चौधरी इत्तेजाज हसन साहब भी हैं, डार साहब भी हैं, मेरा हाल खालिद बेग साहब भी वहाँ से ही, फिर इसरार चिश्ती साहब हैं। तो वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है म्यूज़िक की, इनके उस्ताद ने क्योंकि बात कर ली है पहले इसरार चिश्ती साहब ने, तो मैं चाहूँगा कि ये खालिद बेग साहब के साथ जब हम यहाँ शकील साहब के चैनल जियो में होते थे तो इनके डुएट्स करवाते थे। और अमूमन ये तो जाहिर है मोहम्मद रफ़ी ही गा रहे हैं एक अरसा से, तो सारा जो है वो गाती थी आशा भोसले को या लता मंगेशकर को। तो एक इनका ये भी है कि इनका जो थीसिस है एमफिल का वो मलका तरन्नुम नूरजहां की गज़लियात है। तो हम जब प्रोग्राम करते हैं मैडम नूरजहां पे, तो ये साड़ी पहन के मैडम नूरजहां की तरह फूल लगा के आती है। सारा ताहिर और बेग साहब एक जो है डुएट सुनाए। आए चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल है मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। मैं अब चाहूंगा कि नमरीन भट्ट ने मोहम्मद रफी साहब का बहुत मशहूर जमाना गीत डफली गाले आगा उस पे जो है वो रक्स पेश करेगा। Thank you.
तेरी चम चम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा आँखों की हंसते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है हाय 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 तेरी चम चम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा आँखों की हंसते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है मुझे भी दिखाओ मुझे भी दिखाओ मुझे भी बुलाओ कहाँ है ये दुनिया वाले नफली वाले नफली बता मेरे घुंघरू बुलाते हैं नवीन भट्ट ने जो है वो बहुत 20 साल से गाना देख रहे हैं, कोई एक बीट जो है वो मिस नहीं की और यकीनन जो है ये जो रक्स में डांस में एक मेच्योरिटी और एक वो लेवल करना जो होता है कि ये अच्छा है ये कम अच्छा है, तो उसमें जो है मुमताज बेगम और जो हमारे उधर बजंती माला इधर आलिया बेगम ये सब मिलके जो है वो होता रहा है और हमने कभी ऐसी तफरीक भी नहीं की कि ये जय जय बंती इंडिया का है और दरबारी पाकिस्तान का है, ये कल्चर एक है। तो रफी साहब, लता जी, ऋषि कपूर और जया प्रादा के लिए बहुत सी तालियां हैं। ये देखिए जी टोटल जो रफी साहब ने रिसर्च की है, फर्स्ट सॉन्ग जीनत बेगम के साथ कुछ आगे पीछे हो जाए तो मैं 1965 था मेरी पैदाइश है, उसको पहले आगे पीछे करता था, मैंने माफी देना। वैसे ये रिसर्च जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट की बायोग्राफी तो नहीं बदलती ना जी, वो तो चल रही होती है। तो ये फैक्ट है, फर्स्ट जो सॉन्ग है जीनत बेगम के साथ और श्याम सुंदर और पंजाबी मूवी गुलगुलोश थी रफी साहब की, और ये गाना रिकॉर्ड हुआ है 28 फरवरी 1941, 28 फरवरी 1941 और रिलीज हुई है ये फिल्म 1943 में और सोनिए नहीं हीरिए नहीं। तो इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये चाहूंगा कि इस वक्त मादाम निशो पे बड़े बड़े अच्छे बेहतरीन गाने पिक्चराइज हुए हैं, इन पे गाना पिक्चराइज हुआ है मेरा ख्याल हबीब जालब साहब की शायरी है, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे दुनिया की रस्म और रिवाज छोड़ दे, तो मेहदी हसन साहब और भी बहुत अच्छे अच्छे गाने। तो मैं मैडम मादाम निशो से ये पूछना चाहूंगा जब वो स्टेज पे यहाँ आए तो बताएं कि एक जो प्रोटैगनिस्ट होता है हीरो या हीरो उसको कितना सपोर्ट करता है गाना, और गाने जो है जो एशिया की फिल्म है इंडिया की और पाकिस्तान की, उसमें गाना जो है वो बड़ा बेसिक पार्ट होता है, उसमें कई दफा जो है गाने ही हिट होते हैं फिल्म बह जाती। तो ये गाना जो है रफी साहब गाते रहे मुख्तलिफ हीरोइनों के लिए, हीरोज के लिए, और BBC के सर्वे के मुताबिक बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा सुने जाने वाला मोहम्मद रफी साहब का गीत है। तो मैं चाहूंगा कि मादाम निशो आए और बताएं कि रफी साहब को ट्रिब्यूट भी पेश करें और मेरे सवाल का जवाब भी। मादाम निशो। Good evening, ladies and gentlemen. I am extremely honored to be here, and it is fantastic feeling to have you here. It's very lovely and amazing moment for me. निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज,
यही है रख्ते सफ़र मीर कारवां के लिए। कारवां का मीर हो या ताहिर सरवर मीर हो, ये माशाल्लाह जो कहते हैं, जो सोचते हैं, उसको अमली जामा पहनाते हैं। जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब की इस बरसी का इनेकाद करके हम सबको इकट्ठा किया है और हम उन्हें सब मिलके दिलो जान से ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब पाकिस्तान से गए हैं, हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, यहाँ जाए पैदाइश इनकी पाकिस्तान में है, लाहौर में है। हमें फ़ख्र है क्योंकि फ़नकार जो होता है किसी मुल्क का अमन का सफ़ीर होता है, मोहब्बत का सफ़ीर होता है और कल्चर को प्रमोट करता है। कल्चर को प्रमोट करने के लिए फ़नकार बहुत ज़रूरी है और कल्चर से अंदाज़ा होता है, उसकी प्रमोशन से अंदाज़ा होता है कि इस मुल्क का जो एक खुशहाली का लेवल वो क्या है। तो इस तरह हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए फ़नकार बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। जिन दिनों मैं काम कर रही थी और मेरे पे मेहंदी हसन साहब के बहुत अच्छे अच्छे गाने पिक्चराइज हुए, मैं छोटी थी जब ये गाना उन्होंने गाया। अभी हमारे फ़नकार देखे ना, मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे हैं, खालिद बेग और सायरा ताहिर भी बिल्कुल मुझे लता लगी हैं। मैं तो हैरान हो गई हूँ कि शायद इन्होंने उनसे तो नहीं मतलब रिकॉर्डिंग लेके उस पर लिपसिंग की, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी ख्वाहिश है नाज़रीन, मैं बताऊं कि जो आवाज़ होती है, आवाज़ किसी तक पहुंच जाना, आपकी ज़बान समझे, कोई बोली समझे, आपका सुर समझे, तो ये चीज़ें दिल में उतर जाती हैं। एक दफ़ा आइंस्टाइन जो टॉप क्लास साइंटिस्ट थे, उनके यहाँ आए चार्ली चैपलिन और चार्ली चैपलिन को उन्होंने कहा कि कमाल है, आप खामोश रहते हैं, खामोश रह के एक्टिंग करते हैं, लेकिन तमाम दुनिया आपकी ज़बान समझती है। तो चार्ली चैपलिन ने कहा कि आपको सारी दुनिया, आप मेरे से ज़्यादा, आपकी फेम का लेवल ज़्यादा बुलंद है, ज़्यादा जानते हैं, मगर आपकी ज़बान कोई नहीं समझता। तो ये बड़ी बारीक बात है, इसलिए कि रफ़ी साहब ने जो कहा लोगों ने माना, उर्दू में कहा, हिंदी में कहा, जिस लैंग्वेज में, जिस टर्म में उन्होंने कहा, लोगों ने अप्रिशिएट किया। और जब मैं काम कर रही थी, मेरा जी चाहता था काश ऐसा कोई वक्त आए कि उनका ये गाना, एक तो ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, और जो सबसे गाना मुझे फैसिनेट करता था वो था बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आई लव दिस सॉन्ग। और दूसरी बात ये कहूँगी, ताहिर सरवर मीर ने एक आला सहाफ़ी, वेल ऑर्गेनाइजर और एक बहुत आर्ट लवर होने का सबूत दिया है। तो रफ़ी साहब को मैं एक शेर डेडिकेट करूँगी। इल्हाम तेरी बातें हैं, जादू तेरी आवाज़, इल्हाम तेरी बातें हैं, जादू तेरी आवाज़, रग रग में उतरती हुई खुशबू तेरी आवाज़, बहते चले जाते हैं तहे आब सितारे, उतरी हो कहीं जैसे लबे जू तेरी आवाज़। Thank you so much for making me a part of this beautiful, gracious event. Thanks a lot. मोहम्मद रफ़ी साहब की तो आज बरसी है, साथ साथ मेरा भी लोग तारीफ कर रहे हैं, मुझे लगता है मेरा सालाना उनसे। वो रफ़ी साहब के लिए तो जो कहेंगे, मैं एक सवाल भी करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म हुए चौसा, तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि लता मंगेशकर लाहौर आएँ और गाएँ। तो मेरे पास लता जी का नंबर था, तो लेकिन मैं उन्हें फ़ोन करके ये नहीं कहता था कि मैं ताहिर सरवर मीर और जंग अखबार चा और ये वो आपका बड़ा फ़ैन। तो जब वज़ीर आज़म ने कह दिया, नवाज शरीफ साहब ने, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, तो उन्होंने गिला मुझसे किया। इंटरव्यू तो लंबा था, उसमें ये था कि मैं इंतज़ार ही करती रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। ये लता मंगेशकर साहिबा का गिला है पाकिस्तान से,
और इसी तरह मोहम्मद रफ़ी साहब भी अपने शहर में ही नहीं गाए, बाकी तो छोड़ेंगे आशा भोसले, मन्ना डे और तलत महमूद। तो इसका भी चौधरी साहब आपने जवाब देना है कि आप जो हैं वो हुकूमत में तो कम रहे हैं, लेकिन आप जो है वो एक इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है, जो रफ़ी साहब की लाइन है। मैं ये समझता हूँ कि आप इतने ही सच्चे और बड़े इंसान हैं, तो आप बेबाक ही बात करेंगे कि क्यों नहीं हम रफ़ी साहब को, लता मंगेशकर साहबा को और लोगों को यहाँ लाए, लाहौर में या पाकिस्तान में। जनाब ताहिर सरवर मीर साहब, जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, जनाब नासरात ही दार साहब, मुमताज़ साहबा और सब बाकी शुरका, मैं इस बात का बड़ा हक में हूँ कि हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान आपस में बड़े अच्छे रिश्ते और सलूक होने चाहिए और एक आज़ादी होनी चाहिए उधर जाने की, इधर जाने की, पीपल टू पीपल एक बड़ी इंगेजमेंट होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उसमें नवाज शरीफ साहब ने ज़रूर अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है, पर यहाँ कुछ इदारे हैं जिनकी सोच ये है कि इंडिया हमको हड़प कर जाए। इंडिया की इतनी पसपाई आपने कर दी है, इतनी पसपाई वो बता ही नहीं सकते। अभी तक मोदी ने एक दफ़ा नहीं बताया कि जहाज़ गिरे हैं इंडिया के नहीं। सारी दुनिया चिल्ला रही है, सारी दुनिया, पर उनको कॉम्प्लेक्स ऐसा है कि पाकिस्तान के हाथों हमारे जहाज़ गिर जाए। और एक बहुत बड़ा मार्का ही है, इसका बड़ा लास्टिंग इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया में वरना उन्होंने प्लान किया हुआ था एक महादेव उन्होंने पहलगाम की तरह और पुलवामा की तरह एक उन्होंने किया है ऑपरेशन, तो 3-4 दिन पहले महादेव ऑपरेशन। वो महादेव में भी टूरिस्ट पे अटैक हुआ है और ये कुछ बनाया जो खुद ही बनाया। अब पहले से इन्होंने मंसूबे बनाए हुए थे कि अटैक करा देंगे, कुछ बंदों को गोली मार देंगे और फिर हम पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे और आगे हमारे बस सफ़ेद ज़मीन होगी और हम टैंक हमारे लाहौर और हैदराबाद और सखर सारे शहरों में हमारे टैंक घूम रहे हैं। अच्छा, अब उनको ये तो इल्म नहीं था कि चाइनीज़ ने टेक्नोलॉजी ऐसी दे रखी है कि पाकिस्तान में साख्ता JF थंडर जो यहाँ कामरा में बनता है, अब GT रोड पे जाए तो कामरा में बनता है, कामरा और GT रोड पे है पेशावर के जो। अब वो JF थंडर जो पाकिस्तान में बना, उन्होंने सोचते थे कि हमारे पास रफ़ेल है, हमारे पास मिग है और हम छा जाएंगे। वो उनके ऐसा स्पष्ट, ये जंग कोई जहाज़ों की नहीं हुई, ये जंग हुई है स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी के लिहाज से। एक स्पेक्ट्रम आपके पास ऐसा हो कि दुश्मन के जहाज़ को आप बिल्कुल मफलूज कर दें, उसका कोई कंट्रोल ना हो, उसकी कोई बात ना हो सके विद किसी और अपने साथी जहाज़, और वो जहाज़ एक तरह पत्थर बन जाए आसमान में और वो गिरे। अब इससे बड़ी उनको हैरत हुई है और हमारी ये बड़ी कामयाबी है हमें इसमें। पर हम जंग नहीं चाहते, मैं तो नहीं चाहता कि जंग हो। यहाँ लोग आ रहे हो, जा रहे हो, बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे लाइनें लगी हों और उधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं। हमें यूँ होना चाहिए। हम बदकिस्मत लोग हैं, हम भी बदकिस्मत हैं कि यहाँ से 20 मील दूर एक आबादी है, 1.3 अरब अफराद हैं वहाँ, और उनके देवता कौन से हैं हमें नहीं इल्म।
कृष्ण जी महाराज कौन है, ये शिव कौन, इंद्र कौन था, इंद्र जिसने दरियाओं को आज़ाद किया और यहाँ ज़राअत की नई एक पूरी नया तर्ज़ मईशत और माशरत ने बनाया। तो ये उनके देवता जो हैं, ये उनकी ज़हनों की हम तो समझते हैं उनकी इख्तरा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर उनको वो पूजा करते हैं, उनके आगे झुकते हैं, उनके आगे। और हमें नहीं पता, हमें कोई एक बता दे, हमें यहाँ सिखों का नहीं पता कितने गुरु थे। मैं कभी पूछता हूँ लोगों कितने गुरु थे, गुरु नानक, अब उसका भी किसी को कोई पता नहीं, कुछ हमें पता नहीं। हमारी तारीख शुरू होती है 711 ईस्वी से, जिस दिन मोहम्मद कबीर कासिम आया था। उससे पहले हमारी तारीख ही कोई नहीं, हमें बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता। उससे पहले हमारे कोई माँ बाप बुजुर्ग पुरखे कोई नहीं थे। हम बस पैदा हो गए जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने यहाँ इस्लाम जिस दिन पहला मुसलमान। तो ये रफ़ी के बाकी यादगार में ये दिन मनाया जाना, मुझे कहा गया, बताया गया, मैंने कहा मैं तो ज़रूर जाऊँगा। ये हमारे लिए ये बड़े अच्छी बात है। हमें दिलचस्पी तो होनी चाहिए ना, हिंदुस्तान की एक पूरी तारीख है, एक आबादी है, उस ये कता नज़र इसके कि हम इसके कितने, अगर वो हमसे दुश्मनी लेगा तो हम भी दुश्मनदार हैं, कोई हमें परवाह नहीं। लेकिन हम चाहते ही हैं कि ये अमन का खित्ता हो, जंग ना हो। यहाँ हमें कोई फ़ख्र नहीं है होगा कि ये हमने न्यूक्लियर बम बना लिया। हमें मतलब है दोस्ती का हाथ बढ़ाने पे ज़्यादा फ़ख्र होना चाहिए, बजाय ये कि टैंकों और तलवारों और जहाज़ों पे, फाइटर जेट्स पे ये अपनी आन और शौकत बनाए। तो बहुत शुक्रिया, और ये बड़ा अच्छा आपने किया है। नवाज शरीफ साहब के फेवरेट गुलकार है मोहम्मद रफ़ी साहब, तो उनके घर के जब वो वीडियो शीडियो कभी आते हैं तो उसमें चीफ मिनिस्टर भी मोहम्मद रफ़ी का ही गाना गा के अपनी किसी बच्चे की खुशी मना रही होती है। और ये तो आम सब पाकिस्तानियों को पता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मोहम्मद रफ़ी साहब के अगर 5 फैन है तो वो उनमें भी शामिल है, अगर 1 फैन है तो वो भी नवाज शरीफ साहब है। इतने फैन है वो कि मोहम्मद रफ़ी साहब की जो मर्सी है वो बहुत अच्छा हो रहा है। मौसीकार नज़ीर अली साहब वो ज़ाहिर हमारे बुजुर्ग थे और इतना काम किया है। और निसार बज़मी साहब की बरसी हुई है अल-हमरा में, अशरफ साहब की हुई है, आगे नज़ीर अली साहब की पाइपलाइन में, और भी इस हुकूमत में मैं ये एक क्रेडिट दिया करता हूँ नवाज शरीफ साहब को कि भारतीय जनता पार्टी के वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आ गए थे और यादगार पाकिस्तान उन्होंने माथा टेका था और कहा था कि हम पाकिस्तान को एक अलग एंटिटी मानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप जो है यहाँ शारजे वाला छिका वो नवाज शरीफ साहब ने मार दिया हुआ अपने कैरियर में। तो वो आगे हमारे अपने भी मसाइल हैं, दूसरे जो वो अदारे हैं वो भी तो जाहिर है हमारे अपने अदारे हैं, उन्होंने भी सुननी होती है क्योंकि कह रहे हैं। लेकिन जो उत्तम अदारा है वो पार्लियामेंट होती है, सब अदारों को पार्लियामेंट की सुननी चाहिए। और क्योंकि ये फिर ये इज्जत होती है लोकाई की, मेरी और आपकी इज्जत है कि हमारे वोट से जो हमारे नुमाइंदे ताकत लेके जाते हैं, मैंडेट लेके जाते हैं, उसके सामने सारे सरनगू होते हैं अदारे और उसे ओबे कर रहे होते हैं। खैर ये कोई सियासी महफिल नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब को हमने ट्रिब्यूट पेश करना है। मादाम मुमताज बेगम को हम वहाँ यही बैठ के कुछ बात करते हैं। मैडम जब आप आपके करियर के शुरू में ही गाना था आँख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कभी कभी, उसके जो बेड़े गर्क हुए हैं वो तो बनाया था बख्शी वजीद साहब ने। बख्शी वजीद साहब के बेटे तनवीर साहब साउंड पे, और मेरे जो है वो लाजमी हिस्सा जो है नईम वजीर साहब। तो आँख लड़ी बदोबदी, मौका मिले, ये किसने कोरियोग्राफ करवाया था? मास्टर सदीक साहब ने। मास्टर सदीक साहब। जी।
और देखिए ये इतनी सेंसिटिव है। एक अफशा जी का इंटरव्यू किया मैंने, तो उसमें जो उनका डेब्यू सॉन्ग है अफशा का, वो है जिंदगी तमाशा बनी। तो उस दिन से मुझे फोन करके कह रही है कि मुझे लेके जाओ उसके घर अफशा का, मैं उसे याद आ रही हूँ। तो मैंने कहा मैडम वो किस दिन है आपके टाइम? कहते मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी वाले दिन मैंने मेकअप करना है, उससे तेरी ले सही बात है कि वीडियो बनी है। तो मुझे ये बताएं कि मोहम्मद रफ़ी को जाहिर है आप भी बचपन से ही सुन रही होंगी। जी जी। तो कभी आप तो बहुत बाहर भी रही हैं, कभी आमना सामना हुआ रफ़ी साहब के साथ? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, रफ़ी साहब के साथ आमना सामना नहीं हुआ। तो ये बताएं कि जो उनके गाने उन्होंने गाए, डॉक्टर साहब से मैं चाहूंगा, डॉक्टर साहब कुछ पूछें जो उन्होंने गाने गाए सारे को पता कौन आप बीबी ये बताएं कि मोहम्मद रफ़ी जो है, आप पे तो कोई मर्दाना गाना पिक्चराइज नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसा गाता था वो, कैसा यानी सुनने में कैसा लगता था? देखिए वो बहुत अच्छा गाते थे और मर्दाना गाते थे, जैसे एक मर्द को गाना चाहिए। जी वाह वाह। और यहाँ पे माशाल्लाह सारे समझदार, पढ़े लिखे और जिनको इतना म्यूजिक का सेंस है। मैं तो उसके पास से भी नहीं गुजरी, शायद उनके जूतों की खाक भी नहीं हूँ मैं, लेकिन जानती तो हूँ कि म्यूजिक है क्या। कुछ एक कुनबा कहता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, हालांकि ऐसा नहीं है। रूह की ग़िज़ा सिर्फ रोज़ा होता है। और नहीं, आप मेरी गुजारिश है आप दूसरी तरफ ना ले जाएं। अच्छा, सिर्फ म्यूजिक की हद तक ही नहीं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो रूह की ग़िज़ा है। तो आपको आई सो मच बंदा हो जाता हूँ। आपको रफ़ी मर्दाना गवैया लगा? बिल्कुल जी, ऐसा ये तो बात सही है, क्योंकि जैसे दर्जी होता नहीं, जनाना दर्जी, बचगाना दर्जी, मर्दाना दर्जी, गवैया भी है। मीर साहब से दरखास्त है कि अब कभी किसी वक्त यानी फुर्सत हो तो CH आत्मा के लिए जरूर करें। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी अच्छी महफिल में इन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मेरे नसीब में था आज की ये महफिल, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती नहीं, मैं कराची में रहती हूँ या कनाडा में रहती हूँ। तो बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा गीत जो रफ़ी साहब ने गाया या डुएट गाया, कभी आपको लगा कि भी ये गाना मुझ में होना चाहिए था, शर्मिला टैगोर इसमें नहीं होनी चाहिए थी? बहारों फूल बरसा, फूलों से होना चाहिए। बहारों फूल बरसा, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई गोरे हाथों में, ओ लाली फूल की मेहंदी लगाई गोरे हाथों में, उतर गए घटा काजल लगाई प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सितारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
तरफ अबदान दो एक नूर की चादर बड़ा शर्मीला दिन भर है चला जाए न शर्मा कर दिखलाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है मारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है। Thank you. तो मैं बहुत बहुत जिन्हें देख के खुश होता हूँ और दूर भी अगर बैठे हो टेलीविजन पे नजर आ जाए या ना नजर आए तो उनसे हम ये जमहूरियत पसंदी की और असूल पसंदी की और रेवोल्यूशन की ये जितने रोमानवी खुदा करे ये इस मुल्क में हकीकत में बने, ये सारी रोमांटिक बातें हैं, नारे हैं, ये हम इनसे मुस्तार करते हैं। और इस वक्त नून लीग इनकी हुकूमत जो है वो है मुल्क में, और लेकिन ये खैर ये तो हैसियत है इनकी, लेकिन ये म्यूजिक लवर भी बहुत आला है, उनका दिल से एहतराम करते हैं। और देखें कितने, और मुझे इन्होंने कहा भी है कि यार मुझे रहने दो, बस मैंने सुना है, लेकिन जाहिर है बहुत पढ़े लिखे और अलामा आदमी हैं। मोहम्मद परवेज रशीद साहब, आइए सर। मेरे बारे में जितनी तहर ने बातें की हैं उनमें से एक बात भी सच नहीं है। मैं भी यहाँ हाजिर उसी स्पिरिट से हुआ था जिस स्पिरिट से आप सब आए कि रफ़ी साहब की बरसी है, उन्हें खराज अकीदत पेश करना चाहिए। बड़े फनकार थे, बल्कि बहुत बड़े फनकार थे, और फिर तल्लक हमारे शहर से था। वो बरसी उनके शान शान नहीं है, और सिर्फ ये बरसी नहीं बल्कि ये शहर जो फनकारों का शहर था, मूसीकारों का शहर था, गायकों का शहर था, किस्सा सुनाने वालों का शहर था। ये शहर अपनी इन तमाम खूबियों से महरूम होता चला जा रहा है। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, साल में एक दफ़ा मोहनी रोड पे इस शहर के सारे बड़े गवैये जमा हो जाते थे, और उस्ताद शगन साहब का घर था वहाँ मोहनी रोड जी, उस्ताद शगन साहब, और वो ये करते होते थे, महफिलों करते, उस्ताद शगन ये करते थे, और मस्जिद के पिछवाड़े में करते थे। खुली जगह थी मस्जिद के पिछवाड़े में। तो जब ईशा की अजान और नमाज ख़त्म होती थी तो वो महफिल शुरू हो जाती थी, और सुबह फजर की नमाज तक वो महफिल जारी रहती थी, और बिलाशुबा हज़ार लोग वहाँ पे मौजूद होते थे, और इमाम मस्जिद भी मौजूद होते थे। ये इस शहर की खूबी थी, ये इस शहर का हुस्न था, क्योंकि खालिक कायनात भी तो फनकार है। और म्यूजिक डायरेक्टर भी है। खालिक कायनात सिर्फ फनकार ही नहीं, फनकारी में से मौसीकी का डायरेक्टर भी है। हवाओं की आवाज सुनते हैं आप, बारिश की आवाजें सुनते हैं आप, परिंदों की आवाजें सुनते हैं आप, और फिर खामोशी की आवाज भी आप सुनते हैं। ये सारी आवाजों का खालिक जो है
वो खालिक कायनात है। तो जिन लोगों ने उसकी खूबी को अपना लिया है, यानी खालिक कायनात की खूबी को जिन्होंने अपना लिया और खुद भी तख्लीकार बन गए, यानी उस रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पे कायनात के खालिक ने जिस रास्ते को तख्लीक दिया, उस रास्ते पे फनकार चल पड़े, तो फिर उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना, उनसे मोहब्बत करना, उनसे अकीदत करना, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल होगा। तो मैं यहाँ पे आपको अपनी बातें सुनाने के लिए बिल्कुल नहीं आया, मैं अपनी उस मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए आया था जो किसी फनकार से की जा सकती है और फिर रफ़ीक साहब जैसे फनकार से की जा सकती है। लेकिन जब ये मुल्क बना जो मेरा और आपका मुल्क है पाकिस्तान, तो हमने बहुत चीज़ें तकसीम की आपस में। ये शहर मेरे हैं, ये शहर तुम्हारे हैं, ये दरिया मेरे हैं, ये दरिया तुम्हारे हैं, ये पहाड़ मेरे हैं, ये पहाड़ तुम्हारे हैं। हमने तकसीम किया ना चीज़ों को, शहरों को तकसीम किया, आबादियों को तकसीम किया, पहाड़ों को, दरियाओं को तकसीम कर दिया। हम नहीं तकसीम कर सके तो क्या चीज़ तकसीम नहीं कर सके? हम मोहम्मद रफ़ी को तकसीम नहीं कर सके। उन्होंने कहा मोहम्मद रफ़ी हमारा भी है, हमने कहा मोहम्मद रफ़ी हमारा भी है। हम हर बात पे झगड़ते, 70-75 साल से झगड़ा करते आ रहे हैं हर बात पे। अभी भी कुछ दिन पहले भी एक जंग और एक झगड़ा हमारा उनके साथ हो गया, लेकिन जिस बात पे हम नहीं झगड़े, जिस पे हम नहीं लड़े, वो मोहम्मद रफ़ी थे। दोनों ने मान लिया कि ये दोनों की, तो ये उनकी खूबी थी, ये मोहम्मद रफ़ी साहब की खूबी थी कि उन पर हमारे दरमियान जंग नहीं हुई, उनसे हम सब ने प्यार किया, वो प्यार की अलामत। मैं जब बिल्कुल स्कूल में पढ़ता था, तो जैसे आप सब लोग गर्मियों में किसी न किसी छुट्टियों में जगह पे जाते हैं, तो जो हमारा ज़माना था, मरी चले जाते थे सब लोग। तो मरी में 3 सिनेमा थे, एक कैपिटल के नाम से था, एक सिरोस के नाम से था, एक पैराडाइज के नाम से था। तो उस वक़्त इंडियन फिल्मों की नुमाइश चलती थी, ये 65 की जंग से पहले की बात है। तो इन तीनों सिनेमाओं में इंडियन फिल्म चलती थी और एक दिन ख़वातीन का शो होता था, और ख़वातीन के शो में 13 साल तक के बच्चे भी जा सकते थे। तो मेरी उम्र भी कोई 11-12 साल होगी, तो मैं अपनी बहनों के साथ चला जाता था फिल्म देखने, क्योंकि उस दिन ज़रा टिकट कम होता था ख़वातीन के। तो जो बात आपको सुनाना चाहता, तो ये फिल्म थी दीदार, दिलीप कुमार साहब की फिल्म, जिसका मशहूर गाना रफ़ी साहब ने, बहुत दूसरे गाने भी मशहूर थे, उनमें से एक गाना मेरी कहानी भूलने वालों। तो जब वो ट्रेजिडी सीन है और दिलीप कुमार साहब को ट्रेजिडी किंग कहा जाता था, और उन्हें ट्रेजिडी किंग बनाने में भी रफ़ी साहब का 50% हिस्सा तो ज़रूर था। तो जब ये गाना फिल्म में चलता था स्क्रीन पे, तो हॉल में अंधेरा होता था, जैसे सिनेमा हॉल में अंधेरा होता है, स्क्रीन पे गाना चल रहा है, तो सिर्फ चूड़ियाँ टूटने की आवाज़ आती थी। और जब फिल्म ख़त्म होती थी और आप चलते हुए निकलते थे सिनेमा हॉल से, तो पैरों में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ होती थी, और चूड़ियाँ ख़वातीन तोड़ती हैं उस वक़्त जब उनके घर में कोई मर्ग हो गया। तो रफ़ी साहब का गाना जो था, वो ख़वातीन पर इतना असर करता था कि वो सदमे में और गम में अपनी चूड़ियों को तोड़ देती थी। तो ये असर था उनकी आवाज़ का, ये जादू था जो बचपन से मैं जिसका मुशाहिदा कर चुका था।
और फिर आप जानते हैं उन्होंने भजन गाए। रफ़ी साहब जब भजन गाते थे तो मंदिरों की घंटियां बजना बंद हो जाती थी, बल्कि घंटियां भूल जाती थी कि उन्होंने बजना है, कि रफ़ी भजन गा रहे। और वही रफ़ी जब हमारी कव्वाली गाते थे तो मज़ारों पर जो कबूतर बोल रहे होते हैं वो भी खामोश हो जाते थे कि रफ़ी की कव्वाली हो रही। तो ये उनकी आवाज़ का असर था कि वो मंदिर वालों पर भी, मज़ार वालों पर भी, प्यार करने वालों पर भी, खुशी मनाने वालों पर भी, सब पर असर करता था। मुझसे पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई, बहुत ही अच्छी बातें थी जो मुझसे पहले की गई। और उनमें एक बात ये भी कही गई कि उनमें ये खूबी थी कि वो दिलीप कुमार को भी अपनी आवाज़ दे सकते थे, वो राज कपूर को भी अपनी आवाज़ दे सकते थे। ये बिल्कुल दुरुस्त है, हकीकत है। हम सब ने जो फिल्में उनकी देखी हैं, उनके गाने देवानंद ने भी गाए, दिलीप साहब ने भी गाए, राज कपूर साहब भी गाते थे, भारत भूषण ने भी उनके गाने गाए। अभी ये जो बेजू बावरा का गाना सुना हमने, दरबारी राग दरबारी में जो, तो ये निशात साहब को दरअसल चैलेंज हुआ करता था। कभी आपने रफ़ी से इतने गाने गवाए हैं, कभी कोई राग भी उनसे गवाए, और चैलेंजेस मानो में उनको दिया जाता था कि तुम्हारा पसंदीदा गुलकार जो है गालिबन वो राग नहीं गा सकेगा। तो मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि निशात साहब कहते हैं कि जब फिल्म का पहला शो था तो मैं सिनेमा हॉल में नहीं गया, इससे पहले मैं अपने गाने सुनने सिनेमा हॉल में जाता था। लेकिन ये पहली दफ़ा थी कि जब बिजू बावरा का पहला शो हो रहा था और रफ़ी का ये गाना उस फिल्म में मौजूद था, तो मैं बाहर बैठा रहा एक होटल पे चाय पीता रहा, क्योंकि मुझे खौफ था कि लोग पसंद करेंगे कि लोग पसंद नहीं करेंगे। और जब सिनेमा ख़त्म होता है और सिनेमा हॉल से लोग वाह वाह करते बाहर आ रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी की गायकी की तारीफ़ हो रही है, तो वो कहते हैं कि मैं सड़क क्रॉस करके सिनेमा की तरफ जा रहा था और मैं दिल में सोच रहा था कि इस सड़क को क्रॉस करने में मुझे कितने साल लगे। ये जो 2-3 मिनट का सफ़र था, ये कितने सालों में मैंने तय किया। तो निशात जैसे बड़े मौसीकार को, जिसे निशाद आज़म कहते हैं, उनके सफ़र को रफ़ी साहब ने मुख्तसर किया। तो मैं आप सबको और ताहिर को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने पुराने लाहौर को जिंदा करने की इब्तिदा की, और हम जितना मर्जी लाहौर को जदीद बना लें, मॉडर्न बना लें, उस पर अच्छे सड़कें बना लें, उस पर अच्छे फूल और ग्रीन बेल्ट्स का कायम कर लें, अच्छी ट्रांसपोर्ट लाहौर में चला लें, इन सब चीज़ों के साथ साथ जब तक लाहौर की रूह लाहौर को वापस नहीं मिलेगी, लाहौर तो कुछ काम हुकूमतों के करने के होते हैं, सड़कें बनाना, ट्रांसपोर्ट चलाना, ये हुकूमतों के काम है, लेकिन फ़न को ज़िंदा रखना ये आपका काम है। हुकूमत अपना काम करती रहे, आप अपना काम करते रहें, ताकि लाहौर का जिस्म भी जिंदा रहे और लाहौर की रूह भी जिंदा रहे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल वाला। ताकि हो, ताकि हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल वाला। ताकि हो, ताकि हो, ताकि हो।
या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ है दिल मिला। एक जन महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। नया नया ये आशिकी का राग है मेरा। ताने हो, ताने हो, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल। ताने हो, ताने हो, ताने हो। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सामने में सबके नाम उसका कहीं ले सकूंगा। शर्म के मारे भूल जाए तो मैं क्या करूँगा। कौन है वो कितनी ये सुहानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। नजट यमला पगला दीवाना, किसी बात न जाना। मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते हो मरदी है। मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते हो मरदी है। नजट यमला पगला दीवाना, किसी बात न जाना। मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते हो मरदी है। मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते हो मरदी है। सुन के शर्माती मुझे आगे देख सड़क पे भाग जाती ना। ऐसा नहीं होता तो ऐसे शर्माती ना। मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना। छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। प्रेम करो जो पुराना 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 है, जाती अपना पगला दीवाना है अपना, किसी बात न जाना। मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते हो मरदी है। मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते हो मरदी है। मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते हो मरदी है।